तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए और बीएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तभी हम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में बिहार स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग से क्रमबद्ध आगे आते हुए और अभी हम प्राचीन बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मौर्य प्रशासन पे आज का वीडियो बना रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए मौर्य प्रशासन की बात करते हैं। तो मौर्य प्रशासन जो है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्रेरित है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और सत्ता का संगठन कैसा होना चाहिए। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स की ना होके वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, जिसमें किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और सत्ता का संगठन कैसे होना चाहिए ये अच्छे से बताया गया है। तो मौर्य प्रशासन पूरी तरह से उस पर ही आधारित है। जो मौर्य प्रशासन के भाग हम आगे पढ़ेंगे उसमें केंद्रीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन या उसे स्थानीय प्रशासन भी कहते थे, और न्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय प्रशासन। तो जो सर्वोच्च प्रमुख होता था केंद्रीय प्रशासन का, जो राजा होता था वही होता था, और राजा ही सेना का भी सर्वोच्च कमांडर होता था और वही प्रधान न्यायाधीश भी होता था। अब राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, उसमें मुख्यमंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल होते थे। जो उच्चाधिकारी थे जो उनको तीर्थ बोलते थे। केंद्रीय प्रशासन जो है वो 18 या 26 भागों में बटा था, जिनके प्रमुखों को तीर्थ कहा जाता था। इसमें कुछ अत्यंत ही प्रमुख थे जिनसे लगातार एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। उनमें से एक है समाहर्ता, जो राजस्व संग्रह का मुख्य अधिकारी था, राजस्व विभाग का प्रमुख। दूसरा है सन्निधाता, जो मुख्य कोषाध्यक्ष था। तीसरा है प्रदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। चौथा है व्यवहारिक, जो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता था। और अध्यक्ष होते थे अलग अलग विभागों में, जैसे वाणिज्य में, उद्योग में, खान में, कृषि में, जो सबको संभालते थे ये सारे विभागों को। जो नवीन पद एक सृजन किया था धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, उसे धम्म महामात्र कहा जाता है। तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक नए अधिकारी नियुक्त किए थे। अब हम केंद्रीय प्रशासन की ये बात हो गई, अब हम ग्रामीण प्रशासन की तरफ चलते हैं। तो जो प्रशासनिक इकाई थी गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और इसमें जो ग्रामनी या ग्रामिका है उसको ग्रामनी ही कहते थे, जो स्थानीय लोगों द्वारा चुना जाता था। और ये मुख्य रूप से वहाँ के जो गांव के सबसे बुजुर्ग वृद्ध लोग होते थे, एक्सपीरियंस वाले, उनको चुनते थे लोग। गोप जो है वो 10 से 15 गांवों के समूह का जो लेखाकार है उसको गोप कहते थे या गोपा कहते थे। स्थानिक जो है वो कर संग्रह करता था, उसको स्थानिक कहते थे। और उस समय जो किसानों से कर उत्पादन जो होती थी, वो उत्पादन जो है उसका 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और जासूसी व्यवस्था जो थी उसको, उसमें गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है मौर्य प्रशासन में। आगे भी इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। आपको मौर्य प्रशासन से जब भी प्रश्न आएगा यहीं से प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि उच्चाधिकारी क्या कहलाता था, या राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था, या फिर कर संग्रह करता कौन था। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं मौर्य प्रशासन में, इसको याद रखिएगा। और राजा या उस कितने दिन शासन किया, कैसे चला, ये सब अब नहीं पूछता, अब टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। तो केंद्रीय कमान जो है वो सेना का प्रधान के हाथ में था, सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। सैन्य समितियां मौर्य साम्राज्य में 6 भागों में बटी थी, 6 समितियां थी। और मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका में खास करके कि सेना के प्रबंधन के लिए 6 समितियां थी, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। और ये 6 समितियां कौन कौन सी थी? तो एक पहला था जल सेना, नौसेना की समिति, जो नौसेना का प्रबंधन देखता था। यातायात और रसद समिति, जो सैनिकों के लिए भोजन, हथियार और परिवहन की व्यवस्था करता था। पैदल सेना समिति, जिसके अध्यक्ष को पदाध्यक्ष कहते थे। घुड़सवार सेना समिति, जिसके अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहते थे। युद्ध रथ जो होते थे वो, उनके जो युद्ध में जितने भी रथ हैं उनके सबके जो अध्यक्ष थे उनको रथाध्यक्ष कहते थे। और युद्ध में जो हाथी थे गज सेना, तो गज सेना के प्रमुख को हस्त्याध्यक्ष कहते थे। गुप्तचर प्रणाली की बात फिर से कर लेते हैं। जो जासूसी करते थे तो गूढ़ पुरुष गुप्तचर कहलाते थे, नाम गूढ़ पुरुष दिया गया है। और ये संस्था स्थिर और संचारी घूमने वाले 2 प्रकार के थे। गूढ़ पुरुष जैसे 2 प्रकार थे, एक स्थिर होके कहीं भी रुक के और लोगों के बीच में बस के और जासूसी करते थे, उनको स्थिर कहते थे।
मतलब स्थिर थे वो संस्था कहलाते थे, और जो घूम घूम के करते थे जासूसी उनको संचारी कहते थे। तो दो प्रकार के गुप्तचर थे गुप्तचर प्रणाली में। जो शस्त्रागार के प्रमुख थे उसको आयुधगाराध्यक्ष बोलते थे। आयुध मतलब शस्त्र होता है, ठीक है। भर्ती और वेतन, सैनिकों को राज्य द्वारा नगद वेतन दिया जाता था। सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो नगद वेतन की बात आती है। सैनिकों को मौर्य साम्राज्य में राज्य द्वारा नगद वेतन दिया जाता था, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब नगर प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो जो प्रशासनिक समितियां हैं वो मेगास्थनीज के इंडिका से ही लिया गया है सोर्स। तो इसमें जो समितियां हैं मेन वो है, प्रथम समिति जो है वो शिल्प और औद्योगिक कलाओं के निरीक्षण के लिए था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखभाल, आवास और सुरक्षा के लिए। तृतीय समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करते थे। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण करता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। तो ऐसे तो आपको प्रश्न शायद ही पूछेगी प्रथम समिति में क्या, द्वितीय, लेकिन इसको अगर जोड़े लगाने में दे दिया, क्रॉस करके दिखाने में, तो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिला प्रशासन जो है वो राजुक, जिला कलेक्टर था उसको राजुक कहते थे, और राजुक की सहायता के लिए युक्त होता था। युक्त का काम क्या था? जमीन की पैमाइश करना और सीमा निर्धारण करना। तो कलेक्टर जो पोस्ट था उसमें भी था, उसको राजुक कहते थे, और उसकी हेल्प के लिए युक्त होता था। नगर का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे नागरक कहते थे। स्थानिक और गोपा कानून व्यवस्था संभालते थे। स्थानिक और गोपा नामक अधिकारी कानून व्यवस्था संभालते थे। राजधानी और वो प्रांतीय नगर की बात करें तो पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी ये प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। अब आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था के बारे में मौर्य साम्राज्य में। तो सर्वोच्च न्यायालय जो था वो राजा का ही दरबार था, राजा ही मुख्य न्यायाधीश होता था। लेकिन अगर न्यायालयों के प्रकार को देखें तो ये अलग अलग तरह के न्यायालय होते थे उस समय। जैसे दीवानी न्यायालय को धर्मस्थनीय न्यायालय कहते थे। वो 3 धर्मस्थ, मतलब न्यायाधीश होता था। तो 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य, अमात्य को सचिव कहते थे, सचिव को अमात्य कहते थे। तो जो धर्मस्थीय न्यायालय है, जो दीवानी न्यायालय था, वो 3 धर्मस्थ यानी कि 3 न्यायाधीश और 3 अमात्य और 3 सचिव से मिलके बनते थे। अब है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय जो है वो फौजदारी न्यायालय था, जो कि मुख्य रूप से जो सामाजिक तत्व होते हैं ना, चोरी डकैती और हत्या करने वाले, उनकी जो है वो उनका वो करते थे कि कैसे इनको क्या सजा दी जाए। अब अलग तरह के न्यायालय में देखें तो ग्राम न्यायालय था, जो गांव के बुजुर्ग छोटे मामलों को निपटाते थे, वो ग्राम न्यायालय था। संग्रहण न्यायालय था, 10 गांवों के समूह के लिए संग्रहण न्यायालय, 400 गांवों के समूह के लिए द्रोणमुख न्यायालय, और 800 गांवों के समूह के लिए स्थानीय न्यायालय। इसको भी याद कर लीजिएगा। दंड व्यवस्था बहुत ही ज्यादा कठोर थी, ये अंग भंग करने के भी परंपरा थी उस समय। अब अशोक ने क्या सुधार किए? तो अशोक ने क्या कहा कि दंड जो है वो समता के अधिकार पर होगा, व्यवहार समता के अधिकार होगा। मतलब सभी के लिए समान कानून होगा और समान सजा होगी। अब कोई अमीर है गरीब है तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसने गलती करी है तो दंड सबको समान रूप से मिलेगा और व्यवहार भी समान रूप से किया जाएगा। तो दंड समता और व्यवहार समता के सिद्धांत पे काम करते था अशोक ने यही सुधार किया था न्याय संहिता में। अब न्यायिक अधिकारी की बात करें तो अर्थशास्त्र में वर्णित सिद्धांतों और अशोक के शिलालेखों पर आधारित जो है तथ्य, उसी से न्यायिक अधिकारियों का नाम आता है। अब उसमें कौन कौन से थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको धर्माधिकारीन कहा जाता था। यहाँ हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय राजा, मतलब राजा सबसे ऊपर तो था ही, फिर भी उसके नीचे जो बंदा था उसे धर्माधिकारीन कहते थे, और वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। नगर का जो मुख्य न्यायाधीश था उसको कहते थे नागर व्यवहारिका महामात्र, और जो कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीश थे उसको कहते थे प्रदेष्टा। कंटक शोधन न्यायालय कौन सा था? फौजदारी वाला। धर्मस्थीय न्यायालय कौन सा था? जो दीवानी वाला था। ठीक है, इस तरह से हमने मौर्यकालीन जो भी प्रशासन प्रणाली थी उसको अच्छे से समझा। इसमें तथ्य थोड़ा ज़्यादा है, 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, इसको 2-3 बार देखिएगा ठीक से, और कोशिश कीजिएगा इसको याद करने के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें खासकर 72वीं BPSC में और जो भी TRE 4 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आपसे अनुरोध है कि आप BPSC पाठशाला विद चौहान चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचे। तो आगे जब हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो 3 चीज़ें आगे वीडियोज़ में हम आएंगे लेके आपके लिए। वो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और मौर्य कला के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।